welcome to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to your mock test quiz series of class 12th English. So all the class 12th English students, I hope आप बहुत excited होगे आज अपने लास्ट लेसन के टेस्ट के लिए. दिस इज योर प्री बोर्ड. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा है? वी आर स्टार्टिंग अ प्री बोर्ड सीरीज, क्विज सीरीज, एग्जाम सीरीज, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, कुछ भी कह सकते हो आप इसको. यहाँ पे मैं आपको जितने भी चैप्टर्स है आपके 12th इंग्लिश, 10th SST, हर एक सब्जेक्ट के 12 पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, सबके हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे. ओके, अब टेस्ट कैसे होने वाला है? यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है और ये कौन से क्वेश्चन है? केस बेस्ड, रीजन एजर्शन, स्टैंड अलोन, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो इस साल सैंपल पेपर के पैटर्न के हिसाब से बनाए हुए क्वेश्चन है, उनका यहाँ मैं आज आपका टेस्ट लेने वाली हूँ. ओके, तो यहाँ मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आपका काम क्या है? जल्दी से जाके एक नोटबुक लेकर आओ एंड एक रजिस्टर लेकर आओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड सारे के सारे आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा ABCD, वो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे. लाइव चैट में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा. बताया था मैंने आपको अनाउंसमेंट वीडियो में भी, लाइव चैट में आप लोग आंसर नहीं करोगे. वाई? बिकॉज सबको पता चल जाएगा जब हम आंसर देख लेते हैं, फिर इफेक्ट ही नहीं रहता है टेस्ट का. ओके, तो लाइव चैट में आंसर नहीं करना है. लाइव चैट में डन लिख सकते हो आप लोग, अपनी कॉपी में आंसर लिखना है. आज यहाँ पे मैं आपका 30 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाली हूँ. 30 क्वेश्चन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारी थिंकिंग बढ़ा देंगे चैप्टर से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग टुडे. 30 क्वेश्चंस का टेस्ट है ये. रेडी हो जाओ, 30 क्वेश्चंस की लाइन बना लो बिल्कुल, 1 2 3 से लेके 30 तक. स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट. आंसर लाइव चैट में मत देना, एंड जब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस डिक्टेट कर दूंगी, फिर हम आकर अपने सारे आंसर्स चेक करेंगे. तो जो बच्चे जिनको कुछ आंसर नहीं आता होगा तो भी कोई बात नहीं है, एंड में मैं सारे आंसर्स बताऊंगी. एंड ऑफ द वीडियो जब सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एंड में मैं सारे आंसर बताऊंगी, आप चेक कर सकते हो फिर. ओके, एंड बाद में जब आज तो आपने ये टेस्ट ले लिया, बाद में ये वीडियो आपकी कैसे हेल्प करेगी? फॉर योर रिविजन, क्योंकि जो MCQ मैराथन है वहाँ मैंने स्टैंड अलोन्स बनाए थे और थोड़े बहुत केस बेस्ड. यहाँ प्योर केस बेस्ड, प्योर रीजन एजर्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. तो बाद में इन यू कैन से दैट आगे चल के जब आपको लास्ट लेसन की MCQs रिवाइज करने होंगे, तो MCQ मैराथन सीरीज के साथ में ये वीडियो भी आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि यह हाई एंड क्वेश्चंस है लाइक केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इससे आप रिविजन कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. आई होप यू ऑल आर रेडी. कॉपी निकालो, पेन निकालो, राइट डाउन MCQ मैराथन सीरीज. कोई भी बच्चा लाइव चैट में आंसर मत लिखना. आई एम हैविंग माई हैंगर. ठीक है, हैंगर से मानूंगी तो मैं लाइव चैट में आंसर लिखोगे तो ठीक है. तो प्लीज गाइज डोंट राइट द आंसर्स इन द लाइव चैट. यू कैन राइट डाउन डन. हो जाएगा तो आप डन लिख सकते हो. एंड में अपने स्कोर जरूर बताना, दीदी 30 में से हमारे इतने आया, इतने राइट थे, इतने रॉन्ग थे. सो लेट अस स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. तो लेट अस सी आपको असर्शन क्या गिवन है. ओके गाइस, तो असर्शन आपको गिवन है, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल. अब असर्शन हमें ये गिवन है. अब आप सोचो असर्शन ट्रू है, फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट रीजन गिवन है, देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर. मतलब रीजन गिवन है बिकॉज देयर वाज अ ऑर्डर फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर. नाउ थिंक दैट रीजन ट्रू है या फॉल्स है, और क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. ये सब बातें अपने दिमाग में इमेजिन करो, और अब पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस. तो फर्स्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. आप ऑप्शन ए पे टिक तब करोगे जब ए एंड आर दोनों ट्रू हो गए और आर असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ऑप्शन बी इज बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. ऑप्शन बी पर आप तब टिक करना जब रीजन और assertion दोनों के दोनों ट्रू तो है, बट रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन सी आप तब टिक करोगे जब assertion is true and reason is false, एंड ऑप्शन डी आप तब टिक करोगे जब assertion is false and reason is true. सो जल्दी से करेक्ट आंसर ABCD, जो ऑप्शन सही है अपनी कॉपी में लिखो. लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, एंड ये होगा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन. तो पहले केस पढ़ते हैं. केस गिवन है हमारे को, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हरिड ऑफ टू स्कूल. तो भाई ये किसने बोला, क्या बोला? अभी मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ. लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. दोबारा पढ़ लो. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हरिड ऑफ टू स्कूल. बट मैं जल्दी जल्दी स्कूल गया. लेट्स सी हु इज द स्पीकर अबव. अब आपको ये बताना है कि कौन है स्पीकर. क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, आंसर लिखो अपनी कॉपी के अंदर. कौन है स्पीकर अबव लाइन्स का? इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग वाली लाइन्स का. फ्रांस, एम हैमिल, वॉचर या हॉसर. तो करेक्ट आंसर जल्दी से अपनी कॉपीज में लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज व्हाट इज द सिनोनियम फॉर टेम्पटिंग. ऊपर जो केस गिवन था हमें, इट वाज मच मोर टेम्पटिंग में टेम्पटिंग का सिनोनियम क्या है. अब इन चारों में से टेम्पटिंग का सिनोनियम क्या है ये आपको बताना है. एल्यूरिंग,
टेंशन, फियर या होली? तो करेक्ट आंसर राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज स्पीकर एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? तो स्पीकर जो है हमारा, जो भी है स्पीकर लिखा है आपने ऑप्शन 2 में, जो स्पीकर है उसे क्या पढ़ के जाना था स्कूल? पार्टिसिपल्स, फ्रैक्शन, वर्ब्स या हिस्ट्री? आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 4 का इन योर नोटबुक्स. एंड में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये सारे आंसर्स आते हो. लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे केस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है. व्हाट वाज ऑल वेरी टेम्पटिंग दैट डे? अब क्वेश्चन नंबर 5 में ऊपर हमने केस पढ़ लिया ना, इट वाज ऑल टेम्पटिंग लिखा है. भाई क्या था टेम्पटिंग ऐसा हमारे स्पीकर के लिए, ये आपको बताना है. ब्राइट सनी वेदर, ऑप्शन बी द बर्ड चिंपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, ऑप्शन सी प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? तो बताओ क्या था सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, टेम्पटिंग हमारे स्पीकर के लिए उस समय पे? आंसर लिखो अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चन नंबर 5 का. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. लेट अस सी क्या है ये. द स्पीकर वाज एक्साइटेड टू गो टू स्कूल. ये स्टेटमेंट गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 की. द स्पीकर वाज एक्साइटेड टू गो टू स्कूल. क्या ये सच है या नहीं? इज इट ट्रू और फॉल्स? राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक्स. क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है? अगर फॉल्स है तो बी करना, अगर ट्रू है तो ए करना. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आ गए हैं हम अपने केस बेस्ड 2 पे. तो आई होप आप सबने 6 क्वेश्चन लिख लिए होंगे अपनी नोटबुक के अंदर. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन. लेट अस सी. ये केस आपको गिवन है एंड ऑब्वियसली इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे. Let us see the case. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. To myself, without stopping, what can be the matter now? Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub, you will get your school in plenty of time." ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा केस गिवन है एंड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज योर टेस्ट. लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड में क्राउड क्यों था? ऑप्शन ए, पीपल हैड कम टू सी व्हाट द न्यूज़ वाज. लोग वहाँ न्यूज़ देखने आए थे. पीपल हैड कम टू डिस्कस अबाउट द न्यूज़. लोग वहाँ न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने आए थे, यानी कि न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने आए थे. तो अब लेट अस सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए है ओनली ए, यानी कि आप ऑप्शन ए पे टिक तब करना जब आपके हिसाब से खाली जो ए वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी कि लोग वहाँ पे आए थे न्यूज़ पढ़ने के लिए. ठीक है. ऑप्शन बी आपको तब टिक करना है जब आपके हिसाब से पीपल हैड कम टू डिस्कस अबाउट द न्यूज़, अगर आपको लग रहा है कि लोग वहाँ न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने आए थे. ऑप्शन सी आपको तब टिक करना है जब आपको लग रहा है बोथ ए एंड बी है, दैट वहाँ पे लोग न्यूज़ देखने भी आए थे और न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने भी आए थे. एंड लास्ट ऑप्शन डी, दैट इज़ नन ऑफ द अबव. तो आप जल्दी से आंसर अपनी कॉपीज़ में लिखो कौन सा आंसर इसका हो सकता है. ओके, सो आई विल वेट, समझो इसे एंड लिखो. ओके, लेट्स ह्यूज क्राउड असेंबल्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बट डिड नॉट स्टॉप. हाउ वुड यू इवेल्युएट हिज रिएक्शन? ये हमारा किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है कि फ्रांस ने देखा कि भाई बुलेटिन बोर्ड के बाहर इतनी भीड़ है, तो यूजुअली नॉर्मली अगर कोई इंसान होगा भीड़ लगी हुई देखते हैं तो हम लोग रुक जाते हैं. दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी. भाई भीड़ क्यों लग रही है, क्या क्या हो गया भाई, किसकी लड़ाई हो रही है, मैं भी तो देख लूँ. दिस इज द काइंड ऑफ अ सिचुएशन होती है. बट फ्रांस नहीं रुकता. अब फ्रांस क्यों नहीं रुकता ये आपको बताना है. लेट अस सी क्या 4 ऑप्शन गिवन है. ए, फ्रांस वॉज टू लिटिल टू केयर अबाउट द न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स. फ्रांस को कोई इंटरेस्ट नहीं था लॉस्ट बैटल्स की न्यूज़ जानने में. ऑप्शन बी, नोबडी इन फ्रांस फैमिली वॉज इन द आर्मी सो इट डिड नॉट मैटर. फ्रांस की फैमिली में कोई आर्मी वाला नहीं था इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. ऑप्शन सी, बैड न्यूज़ बिकम वेरी नॉर्मल सो वी वेंट अबाउट हिज स्टार. बैड न्यूज़ बहुत नॉर्मल थी इसलिए वो निकल गया वहाँ से. इट वॉज टू क्राउडेड फॉर फ्रांस टू फाइंड आउट वॉट न्यूज़ वॉज अप ऑन द बोर्ड. बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे इसलिए फ्रांस नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ पे. तो आंसर जल्दी से ए बी सी डी यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. आई एम वेटिंग सो दैट यू कैन राइट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक पे आते हैं. डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. हु सेड दिस? ये किसने कहा? जल्दी मत करो, बहुत समय है स्कूल जाने में. ये बात किसने कही थी? ए फ्रांस, बी एम हैमिल, सी वॉचर या डी हॉसर? तो करेक्ट आंसर राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेफर्ड एज बब? बब किसको बोला गया है? ए फ्रांस, बी एम हैमिल, सी वॉचर या डी हॉसर? टेल मी द आंसर, राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक्स. ओके, जल्दी से आंसर आप अपनी नोटबुक्स में लिखिए. आई होप आप सबने 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे. ठीक है, तो लेट्स वेट. एक बार आप देख लो आपने सारे आंसर्स कर लिए हैं एंड फिर मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, let's see the next question. Question number 11. The crowd was there at the bulletin board too.
जो बुलेटिन बोर्ड पे क्राउड लगा था वो क्यों लगा था? ऑप्शन ए टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन बी लिसनिंग डिबेट्स सुनने के लिए। ऑप्शन सी कलेक्टिंग फ्री फूड एंड क्लोथ्स, कपड़े और खाना इकट्ठे करने आए थे वो। या ऑप्शन डी दे वर वॉचिंग प्रूशियन सोल्जर्स। तो ऑप्शन डी पे क्या लिखा है कि वो प्रूशियन सोल्जर्स को वहाँ देखने आए थे। तो करेक्ट आंसर क्या है 11th का? ABCD, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। लेट अस वेट कि सब अच्छे देख लिए, एक बार देख लो। 11th क्वेश्चन तक हो गया है। अब मूव करते हैं आगे क्वेश्चन पे, दैट इज केस बेस 3। अब ये हमारा थर्ड केस आ गया। ओके, Thunderclap, these words were to me, oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. Okay, let us see the questions. What does the word thunderclap refer to? अब यहाँ पे thunderclap मतलब क्या है? Option A something vague and doubtful. Option B something exciting. Option C something overpowering. या ऑप्शन डी something startling और unexpected. तो जल्दी से आप करेक्ट आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन ए समथिंग वेग एंड डाउटफुल, ऑप्शन बी समथिंग एक्साइटिंग, ऑप्शन सी समथिंग ओवरपावरिंग, या फिर ऑप्शन डी समथिंग स्टार्टलिंग और unexpected. Next question. He said so because after the announcement he find himself dash. तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है ओ द wretches, ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या है लिटरली। ये बोलने के बाद हाउ वॉज द नरेटर फीलिंग, वो कैसा फील कर रहा था। ठीक है, इनएडिक्वेट, अनफॉर्चुनेट, कॉन्फिडेंट या फिर करेजियस, कैसा फील कर रहा था। ओके, राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन योर नोटबुक्स। कि ओ द wretches उन्होंने बोला, ऊपर आपने पढ़ा ना क्या? लेट अस सी वंस अगेन। व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओह द wretches, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप इन दैट टाउन हॉल। अच्छा, वो चीज़ लिखी हुई थी वहाँ टाउन हॉल में, ओह द wretches। उसके बाद जो हमारा जिसने ये बात बोली है, ओह द wretches, यानी कि फ्रांस ने कैसा फील करा ये आपको बताना है। कैसा फील करा ये आपको बताना है। फ्रांस वाज फीलिंग इनएडिक्वेट, अनफॉर्चुनेट, कॉन्फिडेंट या करेजियस। फ्रांस ने कैसा फील करा। तो आई होप आपने लिख लिया होगा आंसर। लेट अस स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है ये आपको बताना है। व्हाट अ थंडरक्लैप, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ? ए सिमिली, बी पर्सोनिफिकेशन, सी हाइपरबोले या डी ऑक्सिमोरॉन। तो राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन योर नोटबुक्स। क्वेश्चन नंबर 14 लिखो, आगे करेक्ट आंसर लिखो A, B, C या फिर D, जो आपको सही लग रहा है। एंड में हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नाउ, पिक आउट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग व्हेन ही हर्ड द न्यूज़। जैसे ऑथर को पता चला न्यूज़ के बारे में कि भैया बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था कि कल से तो फ्रांस नहीं पढ़ाई, फ्रांस में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वो कैसा फील करता है उस समय पे, ये आपको बताना है। ऑथर सरप्राइज था या नहीं था, सोच लो। थर्ड वन इज गिल्टी, क्या हमारा ऑथर गिल्टी था या नहीं था, ये भी सोच लो। नेक्स्ट जेलेसी, क्या ऑथर में जेलेसी आई थी। ऑप्शन फिफ्थ मतलब फीलिंग नंबर 5 है इलेटेड, एंड फीलिंग नंबर 6 है डिसअप्रूवल, यानी कि डिसअप्रूव हो गया था। तो देखते हैं ऑप्शन ए 2, 4 एंड 5। तो ऑप्शन ए पे आप टिक करना जब आपके हिसाब से जो ऑथर था वो सरप्राइज था, जेलस था और साथ ही के साथ में इलेटेड था। ऑप्शन ए तब होगा। अब ऑप्शन बी कब होगा? जब आपके हिसाब से जो नरेटर शॉक्ड था, थर्ड पे क्या लिखा है गिल्टी था, एंड 6 पे क्या लिखा है डिसअप्रूव था। ओके, ऑप्शन बी तब होगा। नाउ लेट्स सी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या गिवन है 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन सी तब करना आप जब आपके हिसाब से जो ऑथर है वो शॉक्ड था, सरप्राइज था और गिल्टी था। ऑप्शन सी तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पे क्या गिवन है 4, 5, 6। तो ऑप्शन डी अब आप टिक करना जब आपके हिसाब से ऑथर जेलस फील कर रहा था, इलेटेड फील कर रहा था और डिसअप्रूवल फील कर रहा था। तो जो आपके हिसाब से ऑथर फील कर रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन ऑप्शंस में से, वो आप टिक कर लो अपनी नोटबुक में। इस क्वेश्चन को देख लो, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से देखो। आई एम वेटिंग, एंड इसका आंसर जो है लिख लो अपनी नोटबुक में। दिस इज अगेन अ केस बेस्ड क्वेश्चन, एंड ये हमारा किसका क्वेश्चन है? ये हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। तो सबसे पहले किसने बोला है? ये फ्रांस ने बोला है। ये दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। किसने बोला आई वॉज अमेज्ड टू सी? यहाँ फ्रांस ने ये बात बोली है। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट एक्सप्लेन वाई फ्रांस फाउंड द ग्रामर लेसन ईजी। ठीक है, तो फ्रांस ने क्या बोला? आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। तो जैसे कि तुम्हें याद है दैट मिस्टर हैमिल जैसे पढ़ा रहे थे ना उस दिन पे, तो फ्रांस को सब समझ में आ रहा था। तो ही वॉज लाइक कि आज मुझे इतना अच्छे से समझ में कैसे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 4 रीजंस गिवन है। इनमें से एक ऐसा रीज़न है जो वो रीज़न नहीं था जिसकी वजह से फ्रांस को अच्छे से समझ में आ रहा था। फ्रांस वॉज पेइंग केयरफुल अटेंशन इन द क्लास दिस टाइम, कि फ्रांस को समझ में आ रहा था बिकॉज फ्रांस अटेंशन दे रहा था। ऑप्शन बी एम हैमिल वॉज बीइंग एक्सट्रीमली पेशेंट एंड काम इन हिज टीचिंग। ऑप्शन बी क्या गिवन है कि फ्रांस को इसलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि एम हैमिल अच्छे से पढ़ा रहे थे।
ऑप्शन सी गिवन है, फ्रांस को इसलिए अच्छे से समझ में आता है बिकॉज फ्रांस वॉज इंस्पायर्ड एंड हैड फाउंड अ न्यू मीनिंग एंड पर्पस टू लर्निंग. अब उसको एक नया पर्पस मिल गया था लर्निंग का. एंड ऑप्शन डी, फ्रांस हैड रियलाइज दैट फ्रेंच वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. और फ्रांस को ये समझ में आता है कि फ्रेंच लैंग्वेज तो सबसे बेहतरीन क्लियर लॉजिकल लैंग्वेज है. हैव टू टेल दैट इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं करता वाई फ्रांस फाउंड द लेसन ईजी. तो एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, सोचो आंसर को एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, देन वी विल डिस्कस इन आवर फाइनल रिविजन. ओके, तो चलो, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 17. फ्रांस वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर लेसन ईजिली बिकॉज ही वॉज. अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए दैट क्यों फ्रांस इतनी ईजिली ग्रामर का लेसन समझ पाया था. बिकॉज ही वॉज रेसिपिटिव, बिकॉज ही वॉज एप्रिशिएटिव, बिकॉज ही वॉज इंट्रोस्पेक्टिव या बिकॉज ही वॉज कॉम्पिटेटिव. तो वो रेसिपिटिव था, इंट्रोस्पेक्टिव था, एप्रिशिएटिव था, कॉम्पिटेटिव था. ABCD, राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन योर नोटबुक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा. चलो मूव करते क्वेश्चन नंबर 18 पे. Case number 5, let us see. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quick, little Franz. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green cloth, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो ये वही है, वो उसे लगता है कि भैया जैसे नोबिता के शर्ट बाहर निकालते हैं नोबिता को जो वो लेट जाता है, तो एम हैमिल भी ऐसे ही करेंगे, कहेंगे निकलो बाहर तुम लेट आए हो. बट नहीं, एम हैमिल तो कहते हैं आओ फ्रांस बैठो बहुत आराम से. और इतने अच्छे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने जो प्राइज़ और सेरेमनीज पे पहनते थे. तो फ्रांस तो भाई बड़ा परेशान था, क्या चक्कर है. बिसाइड्स द होल seemed so strange and solemn. सब कुछ बड़ा उसको strange और solemn लग रहा था. But the thing that surprised me the most was to see on the back benches that they were always empty. The village people were sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. ठीक है, तो बड़े सारे लोग बैठे हुए थे पीछे. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो ये आपको केस गिवन है. मेरा ये केस पढ़ के मन करता है मैं तुम्हें पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ा दूँ. ओके, तो जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा लास्ट लेसन जाके दोबारा पढ़ो. अमेजिंग बेस्ड ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 18. चलो 18 कॉलम बनाओ अपनी नोटबुक में. लेट्स सी व्हाट वाज एम हैमिल वेयरिंग. एम हैमिल ने क्या पहना? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, द ब्लैक सिल्क कैप या ऑल. तो करेक्ट आंसर क्या है? ABCD लिखो अपनी कॉपी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सोलेम मीन. तो सोल्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सोल्म मीन्स. तो आपको ये बताना ही है, यहाँ वर्ड यूज हुआ है ना, एवरीथिंग वाज स्ट्रेंज एंड सोल्म. इसका मतलब क्या है? सोल्म मतलब क्या होता है? सीरियस, सीरियस. ऑप्शन ए सीरियस, ऑप्शन बी पीसफुल, ऑप्शन सी एक्स्ट्रॉर्डनरी, ऑप्शन डी फ्रिवोलियस. तो करेक्ट आंसर राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज अ प्राइमर. ऊपर लाया था ना, कौन लाया था प्राइमर? पहले सोच लो अपने दिमाग में. मैं आज कुछ नहीं बता रही हूँ तुम्हारे को, ठीक है, बाद में बताऊंगी. प्राइमर कौन लाया था और प्राइमर मतलब क्या होता है अब आपको ये बताना है. प्राइमर एक हेल्प बुक है, ऑप्शन ए. प्राइमर एक बुक है जिसमें वर्ब्स लिखे हैं, ऑप्शन सी. प्राइमर को डिक्शनरी को ही प्राइमर कहते हैं. ये ऑप्शन डी. प्राइमर एक फर्स्ट टेक्स्ट बुक होती है फॉर टीचिंग ऑफ रीडिंग, यानी कि ABCD पढ़ने के लिए, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ने के लिए जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक होती है फॉर रीडिंग करने के लिए, उसको प्राइमर कहते हैं. तो ये आपको बताना है दैट व्हाट एक्चुअली इज प्राइमर. ABCD. ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, 10 मोर टू गो. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तक नहीं लिखा है तो एक बार इन्हें रीड करो जल्दी. 18, 19 लिख लो, 19, 20. तो चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 21. विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन ऑन द बैक बेंचेस. कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी रेपिटेशन, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन या ऑप्शन डी एलिट्रेशन. इनमें से कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है ऑन द बैक बेंचेस में, ये आपको बताना है. ठीक है, लिख लो आंसर अपने नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 का. मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 22. नाउ दिस इज अ रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन. लेट अस सी असर्शन क्या गिवन है. यंग मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लासरूम. क्या लिखा है? यंग मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लासरूम. और रीजन गिवन है दे वर सॉरी बिकॉज दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल. और वो सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि वो स्कूल नहीं गए थे. ओके, तो लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए आप तब करोगे जब बोथ रीजन एज असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी आप तब करोगे बोथ रीजन एज असर्शन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ऑप्शन सी आप तब करोगे assertion is true and reason is false. और ऑप्शन नंबर डी आप तब करोगे जब assertion is false and the reason is true. तो लेट्स सी क्या है इसका करेक्ट आंसर. जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो. क्या लिखा है ध्यान से पढ़ लो कि यंग मैन बैठे थे पीछे बैक बेंचेस पे क्लासरूम की, और रीजन गिवन है दे वर सॉरी बिकॉज दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल. ओके,
कि वो सॉरी थे कि वो स्कूल ही नहीं गए आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज। अब आपको ये बताना है फ्रांस क्लासरूम में एंटर करके सरप्राइज क्यों हुआ था। बिकॉज ऑफ स्कूल, स्कूल बिल्कुल शांत था इसलिए। बिकॉज ऑफ सोल्जर्स इन क्लास, उसको क्लास में सोल्जर्स दिखाई दिए थे। बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स इन क्लास, उसको क्लास में विलेज के एल्डर्स दिखाई दिए। ये ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ एम हैमिल्स ड्रेस, मिस्टर हैमिल की ड्रेस को देख के वो सरप्राइज हो गया था। तो ए बी सी डी करेक्ट आंसर, राइट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 25। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिखो एंड मूव करते हैं 22 और 23 एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, लेट्स सी। द लास्ट लेसन चोरी वॉज रिटन इन विच ईयर। आपको ये बताना है लास्ट लेसन कौन से ईयर में लिखी हुई थी। दिस इज स्टैंड अलोन क्वेश्चन। 1869 to 1870, 1870 to 71, 1872 to 73, 1870 to 72। टेल मी डाउन द करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर आप अपनी नोटबुक्स में लिखो। इमोशन दैट वाज फेल्ट बाय एवरीवन ड्यूरिंग द लास्ट लेसन वाज। सबके मन में क्या फीलिंग आ रही थी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। सब फियरफुल थे। ओके, तो ऑप्शन ए फियर, सबको डर लग रहा था। ऑप्शन बी सब हैप्पी थे। ऑप्शन सी पेट्रियोटिज्म की फीलिंग थी, देशभक्ति की फीलिंग थी। ये ऑप्शन डी ऑल्सो फेरोशियस। ठीक है, तो ए बी। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट 5 क्वेश्चंस। Question number 26. On his way to school, Franz says that he had the strength to resist and choose to hurry off to school. उसको resist करने की strength मिल गई और वो भागता हुआ स्कूल गया. The underlined phrase suggests that Franz was. तो अब इससे आपको ये समझ बताना है दैट फ्रांस कैसा फील कर रहा था उस समय में. ही वॉज हेजिटेंट, ही वॉज थ्रेटेंड, ही वॉज टेम्पटेड, ही वॉज रेपनेंट. वो ऑप्शन क्लिक करना है. अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. अब आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कब करोगे, जब आप उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे होगे. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ हिंट. दिस इज योर सैम्पल पेपर क्वेश्चन. लिखा आई हैड अ स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. अब तुम किसी चीज़ को रेजिस्ट, तुम्हारे को बड़ा मोबाइल चलाने का मन करता है ना, बिकॉज तुम उससे अट्रैक्ट हो रहे हो. तुम कहते हो नहीं मोबाइल नहीं चलाना भाई, पढ़ाई करनी है. तो फ्रांस भी ये कहता है मेरा सोल्जर्स को देखने का मन कर रहा था, आई वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, बट नहीं, मैंने कहा भाई मुझे तो स्कूल जाना पड़ेगा. तो आपको ये बताना है कि जो ऊपर फ्रेज है उसका मीनिंग क्या है. दैट ही वॉज हेजिटेंट, ही वॉज थ्रेटेंड, ही वॉज टेम्पटेड, ही वॉज रेपनेंट. तो करेक्ट आंसर लिखो अपनी कॉपीज में. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. 27. What is the moral that Alfonso Daudet want the readers to understand? तो इस चैप्टर का मैसेज क्या है रीडर्स के लिए बाय अल्फोंसो डॉडेट. तो लेट अस सी क्या ऑप्शंस गिवन है हमें. फर्स्ट इज वॉर इज डिवास्टेटिंग. अल्फोंसो डॉडेट हमें ये समझाना चाह रहे हैं दैट वॉर इज डिवास्टेटिंग. ऑप्शन बी वी शुड कीप लर्निंग, वो हमें ये सिखा रहे हैं. ऑप्शन सी वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वो हमें ये सिखा रहे हैं. ये ऑप्शन डी डू नॉट पुट ऑफ थिंग्स, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे. उन कामों को नहीं टालना चाहिए जो उस दिन पे हो सकते हैं, मतलब प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए. तो 1 ABCD जो करेक्ट है आप अपनी कॉपीज में लिखो. एक बार इसको दोबारा रीड कर लो, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. ABCD. Write the correct one in your notebooks. Okay. Let's see question number 28. What a thunderclap. These words were to me suggest that. तो फ्रांस बोलता है ना what a thunderclap. तो अब आपको ये बताना what a thunderclap का यहाँ मीनिंग क्या है. ऑप्शन ए Hamill's tone was loud and harsh. Hamill जो थे मिस्टर Hamill वो बहुत loud and harsh टोन में बोलते हैं, इसलिए जो है it felt like a thunderclap. ऑप्शन बी the France. टू फ्रांस द वर्ड्स वर अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग. जो एम हैमिल ने बोला वो वर्ड्स बहुत अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग थे. ऑप्शन सी फ्रांस हैड बीन नेग्लेक्टेड फॉर लॉन्गनेस ऑफ द वर्ड्स, कि वो बहुत जोर की बोले इस वजह से जो है फ्रांस को थंडर क्लैप की तरह लगे. तो ABCD करेक्ट आंसर लिखो आप अपनी कॉपी में. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. आप इसके रीड करो आंसर, जल्दी से लिखो. अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 29 पे. द फ्रेज विव ला फ्रांस मीन्स. विव ला फ्रांस का मतलब क्या है. ऑप्शन ए फ्रांस इज फॉरएवर. ऑप्शन बी फ्रांस विक्ट्री. ऑप्शन सी लॉन्ग लिव फ्रांस. या ऑप्शन डी लॉन्ग लिव फ्रांस. तो ABCD करेक्ट वन लिखो अपनी कॉपी में. ओके, आप लोग लाइव चैट में आंसर नहीं लिख रहे होगे बिकॉज इन द प्रीमियर आई विल बी वॉचिंग यू इन द लाइव चैट दैट आप आंसर लिख रहे हो या नहीं. लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन. और मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी ये आंसर. ठीक है, क्विज के बाद भी नहीं बताऊंगी. हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन ये जरूर आप लाइव चैट में लिख सकते हो. ओके गाइस, सो आई होप आप सबने पूरा का पूरा टेस्ट जो है अपनी नोटबुक्स में कर लिया होगा. सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे. अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते थे तो कोई डरने की बात नहीं. अभी चलते हैं ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन पे और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तुम निकाल लो, एक रेड पेन है तो रेड पेन ले लो. आई एम हैविंग रेड पेन है तो बिल्कुल ऐसे टीचर वाली फील लेने के लिए आप एक रेड पेन रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मल पेन पेंसिल जो तुम्हारे हाथ में उससे चेक करना शुरू कर दो कितने आंसर आपके ठीक थे एंड अपना फाइनल स्कोर भी मुझे बताना. तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे एंड डिस्कस करते हैं करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन था देयर वाज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल एंड देयर वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर. तो हमें बताना था कौन सा रीजन एजर्शन ट्रू है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है A1, दैट इज बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. वाई?
बिकॉज क्राउड वहाँ बुलेटिन बोर्ड के बाहर खड़ा हुआ था, ये भी ट्रू है, और ऑर्डर आया था वहाँ कमांडिंग ऑफिसर से, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर आया तो उसी को देखने के लिए वो सब लोग वहाँ खड़े हुए थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज A1। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? ए है, चेक कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? हु इज द स्पीकर? फ्रांस एम हैमिल वॉचर हॉर्सर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? A1। स्पीकर कौन है? फ्रांस। तो सेकंड का आंसर क्या है? ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सिनोनियम फॉर टेम्पटिंग? टेम्पटिंग का सिनोनियम क्या है? आंसर बताना था आपको, A, B, C या D। तो करेक्ट आंसर इज A1, एल्यूरिंग, जो तुम्हें टेम्प करो, अल्यूर कर रहा हो, उसको कहेंगे हम टेम्पटिंग। तो करेक्ट आंसर इज A। थर्ड का क्या है? A है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे लगा भी दूंगी बाद में, अभी नहीं, ठीक है? अभी आप सारे चेक करो साथ के साथ, ठीक है? थर्ड का क्या है? A है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला था, व्हाट वाज स्पीकर एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? स्कूल में किस चीज़ का टेस्ट होने वाला था? पार्टिसिपल, फ्रैक्शन, वर्ब्स, हिस्ट्री। बड़ा आसान है, ए ऑप्शन पार्टिसिपल्स का टेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। बताते रहो किसके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। व्हाट वाज ऑल वेरी टेम्पटिंग? क्या बहुत टेम्पटिंग था? ब्राइट सनी वेदर, बर्ड शिपिंग, प्रूशियन सोल्जर, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर D1 है, ऑल ऑफ द अबव, सब बहुत टेम्पटिंग था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। द स्पीकर वॉज एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, ट्रू या फॉल्स? अरे नहीं, फ्रांस नहीं था बिल्कुल भी एक्साइटेड। करेक्ट आंसर इज B1, दैट इज फॉल्स, ठीक है? तो 6 क्वेश्चन आई होप आप सबका सही ही हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्राउड क्यों था? पीपल हैड कम टू सी व्हाट द न्यूज़ वॉज। लोग न्यूज़ देखने आए थे। पीपल हैड कम टू डिस्कस अबाउट द न्यूज़। लोग न्यूज़ पे डिस्कशन करने आए थे। ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रांस सॉ ह्यूज क्राउड असेंबल इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड बट डिड नॉट स्टॉप। तो आपको बताना था क्यों नहीं रुका था वो। तो करेक्ट आंसर इज C1, बैड न्यूज़ हैड बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट दिस। तो उसके अकॉर्डिंग बैड न्यूज़ बहुत नॉर्मल हो चुकी थी, हमेशा बुलेटिन बोर्ड से आती थी, तो वो रुका ही नहीं। ओके, क्यों से लेट हो रही थी स्कूल जाने की। नेक्स्ट, डोंट गो फास्ट बब। तो आपको बताना था हु सेड दिस, किसने कहा था ये? फ्रांस एम हैमिल वॉचर हॉर्सर। तो करेक्ट आंसर थर्ड वन, दैट इज C ऑप्शन इज करेक्ट, वॉचर ने कहा था। हु इज रेफर्ड एज बब? ऑप्शन ए, फ्रांस इज बब हेयर, ठीक है? 11th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्राउड वॉज देयर एट द बुलेटिन बोर्ड। तो क्राउड क्यों जमा हुआ था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? टू नो द लेटेस्ट न्यूज़, लिसनिंग डिबेट्स, कलेक्टिंग फ्री फूड्स, वॉचिंग प्रूशियन सोल्जर। A1 इज करेक्ट, लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए क्राउड वहाँ गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, व्हाट इज थंडर क्लैप? तो आपको बताना था थंडर क्लैप का मतलब क्या है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, समथिंग स्टार्टलिंग और अनएक्सपेक्टेड। 12 का आंसर है D। तो अगर D लिखा था तो वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द नरेटर मम्बल्ड ओ द रेचेस। तो आपको बताना था रेचेस हाउ ही वॉज फीलिंग एट दिस मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है B1, दैट इज अनफॉर्चुनेट। वो बहुत अनफॉर्चुनेट फील करता है। उसको जैसे ही पता चला कि आज के बाद फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, ही सेड ओ द रेचेस, और वो अंदर से कैसा फील करता? अनफॉर्चुनेट, कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, अनफॉर्चुनेटली आज के बाद में कभी फ्रेंच ही नहीं पढ़ पाऊंगा। तो करेक्ट आंसर इज B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। थंडर क्लैप में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो ऑप्शन नंबर पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन। तो करेक्ट आंसर इज C1 हाइपरबोल। क्या है करेक्ट आंसर? C1 हाइपरबोल। 14th का आंसर है C हाइपरबोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो दिस क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आपको फीलिंग्स पिक करनी थी गाइस। तो फीलिंग्स यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर B1। वाई? बिकॉज फ्रांस शॉक्ड हुआ सबसे पहले तो सुन के, अरे भाई ये क्या हो गया, आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। देन B में सेकंड फीलिंग क्या गिवन है? थर्ड, दैट इज गिल्टी। उसी समय उसको गिल्ट आ गया कि यार मैंने आज तक फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ी। एंड B में थर्ड कौन सी फीलिंग गिवन है? 6th वाली, क्या? डिसअप्रूवल। अब वो बहुत डिसअप्रूव था, उसके मन में बहुत डिसअप्रूवल आ गया था कि अब क्या होगा, आज के बाद कभी फ्रेंच पढ़ ही नहीं पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज B1, 1, 3 एंड 6। तो 15th का है B1। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या है? फ्रांस अमेज हो गया था कि उसे सब कुछ समझ कैसे आ गया है। तो आपको ये बताना था क्या वो रीज़न नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है D1। देखो D पे क्या लिखा था? फ्रांस हैड रियलाइज दैट फ्रेंच वॉज द क्लियर एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। नहीं, ये रीज़न नहीं था कि फ्रांस को अच्छे से समझ में आता। रीज़न क्या क्या थे? A, B और C थे कि वो अटेंशन दे रहा था, एम हैमिल अच्छे से पढ़ा रहे थे, वो इंस्पायर्ड था पढ़ने के लिए। D1 गलत है, उसको ऐसा कुछ नहीं लगा था कि फ्रेंच लॉजिकल है इसलिए वो समझ रहा था। तो 16 का आंसर है D। ओके, 17 देखते हैं। फ्रांस वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर लेसन ईजिली बिकॉज ही वॉज। अच्छे से क्यों समझ पे आता? बिकॉज ही वॉज, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, रेसिपिटिव। वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, ही वॉज वेरी रेसिपिटिव एट दैट टाइम। 17 का आंसर है A1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये केस 5 था हमारा और इसका 18 क्वेश्चन था, व्हाट वाज एम हैमिल वेयरिंग? इसका ऑप्शन D करेक्ट है, ऑल, वेरी इजी। 18 का आंसर D है। 19 देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड सॉल्व मीन? सॉल्व का मतलब क्या है? सीरियस, पीसफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फ्रिवोलियस। तो करेक्ट आंसर इज A1, दैट इज A1। करेक्ट आंसर इज A1। 19 का आंसर क्या है? A, दैट इज सीरियस। सॉल्व मतलब सीरियस सिचुएशन थी बहुत।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 था हमारा, व्हाट इज अ प्राइमर, ए बी सी डी, तो मैंने आपको समझाया ही ऐसे था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फर्स्ट टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग ऑफ रीडिंग। करेक्ट आंसर क्या है, D1। 20 का क्या है, डी है। आई होप आपके सारे आंसर्स ठीक आ रहे होंगे। एंड अभी अगर आप बिल्कुल अच्छे से चेक नहीं कर पा रहे हो तो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में सारे आंसर्स भी डाल दूंगी। ओके, नेक्स्ट, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन ऑन द बैक बेंचेस। बैक बेंचेस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज D1, दैट इज एलिट्रेशन। बी फॉर बैक, बी फॉर बेंचेस, बी रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, अब ये देखो, ये रीजन एजर्शन यहाँ पे शुरू में ही, अभी हम अगर एक्टिव नहीं होंगे तो हमें लगेगा ये एजर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन है का नहीं। यहाँ देखो लिखा है यंग मैन, क्या यंग मैन बैठे थे बैक बेंचेस पे, नहीं, ओल्ड विलेजर्स बैठे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा एजर्शन फॉल्स है, तो सब साफ साफ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एजर्शन इज फॉल एंड रीजन इज ट्रू। रीजन ट्रू है, दे वर सॉरी बिकॉज दे आर नॉट गॉन टू स्कूल, स्कूल को सीरियसली नहीं लिया, विलेजर्स परेशान थे, ऊपर लिख दिया इन्होंने यंग मैन, तो D1 इज करेक्ट, एजर्शन इज फॉल एंड रीजन इज ट्रू। तो 22 का आंसर है D1। फ्रांस सरप्राइज, फ्रांस सरप्राइज क्यों था, स्कूल की वजह से, सोल्जर्स की वजह से, विलेज एल्डर्स या एमहमिल ड्रेस, तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज वो था। कई बच्चों को लेगा एमहमिल की ड्रेस की वजह से था, नहीं, ही सेड द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वाज द विलेज बेंचेस एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। तो करेक्ट आंसर इज C1। 23 का है C। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। 24 का, द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर, रिटन इन विच ईयर, तो करेक्ट आंसर इज B1, 1870 to 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमोशन दैट वाज फेल्ड बाय एवरीवन ड्यूरिंग द लेसन, कैसा इमोशन फील कर रहे थे, करेक्ट आंसर C1, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की फीलिंग थी सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांस से दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, तो मैंने आपको बताया था ना स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट मतलब हाउ ही वाज फीलिंग अर्लियर, हेसिटेंट, थ्रेटन, टेम्प्टेड या रिपेंटेंट में, तो ना अगर आप किसी अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्ट होना, टेम्प्ट होना बात सेम ही है, तो 26 का आंसर है C। आई होप। क्वेश्चन नंबर 27 था, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो हमें वो देना चाह रहे हैं हमारे ऑथर, तो करेक्ट आंसर इज D1, डू नॉट पुट ऑफ द थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। प्रोकास्टिनेशन बिल्कुल भी मत करो, वही कह रहे हैं वो, जैसे मैंने आपको कहा है गेम चेंजिंग मंथ है अक्टूबर, तो प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। तो 27 का आंसर है D। दीज वर्ड्स मीन सजेस्ट, थंडर क्लैप मतलब यहाँ पे क्या था, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, B है। बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि आज के वो फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा, तो 28 का क्या है, B है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 पे, द फ्रेज वीव लव फ्रांस मीन्स, तो यहाँ पे देखो एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ लिखा है लॉन्ग लीव फ्रांस, यहाँ लिखा है लॉन्ग लिव फ्रांस, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, यस यू आर राइट, D1। 29 का आंसर है D। तो एग्जाम में, सो विद दिस गाइस वी आर फाइनली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट क्विज एंड आवर रिवीजन। तो ऑथर का नाम डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड लास्ट थिंग इज अपने फाइनल स्कोर्स मुझे बताओ, आई विल बी चेकिंग योर फाइनल स्कोर्स। बेस्ट ऑफ लक।